उत्तर प्रदेश सरकार के आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों, आप सभी का स्वागत है डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। आज की चर्चा में रहेगा इस शानदार पद के बारे में, इसका वेतन कितना है, इसमें कौन कौन सी आपको सुविधाएं मिलती हैं, आपका पे ग्रेड है, कब आपका प्रमोशन होगा, ये चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कि इसकी परीक्षा कब होगी, कब तक ये आपका एग्जाम ये फाइनल हो जाएगा, अंतिम रूप से आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ये चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे आपकी मेरिट कितनी जा सकती है, आपकी मेरिट कितनी जाएगी, उस मेरिट को बनाने में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और आपके साथ ही साथ एक क्लास भी आपको पढ़ाएंगे, आज एक क्लास भी आपके साथ चर्चा करेंगे। ये क्लास आज की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी और ये होगी खंड 5 भाग 1 का अध्याय 11। खंड 5 भाग 1 का अध्याय 11 है आपका शासकीय ऋण एवं अग्रिम। आपके जो गवर्नमेंट लोन्स और एडवांस होते हैं वे क्या हैं। राज्य सरकार, आप जिस भी विभाग में होते हैं, आपको आपके विभाग से क्या मिलता है, आपको एडवांस मिलता है। आप अग्रिम लेते हैं अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। भवन अग्रिम लेते हैं मकान बनाने के लिए, मकान खरीदने के लिए लेते हैं, भवन मरम्मत के लिए लेते हैं, भवन निर्माण के लिए लेते हैं, भवन की खरीदारी के लिए लेते हैं, भवन के विस्तार के लिए लेते हैं। तो क्या है ये, कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये पर चर्चा करेंगे। और आपके वेतन अग्रिम पर चर्चा करेंगे, आपके वाहन अग्रिम पर चर्चा करेंगे। ये तो चर्चा रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके 2018 में प्रश्न नहीं पूछा गया, 2014 में, 2007 में प्रश्न पूछा गया, 2018 में यहाँ से प्रश्न आएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले आप ये जानिए कि आप पूरी क्लास जरूर देखिएगा। आप डीपीआईएस के साथ जुड़े हुए हैं, देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़े हुए हैं, और देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस का पूरे आपके सहायक कुल सचिव परिवार के साथ ये क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है। डीपीआईएस यूट्यूब पर तो आपको क्लासेस शॉर्ट क्लासेस मिल रही है, लेकिन आपकी संपूर्ण क्लास मिल रही है देवप्रयागम आईएएस ऐप पर मिल रही है। देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करके आप पूरी क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। और इस पूरी क्लास में आपको आपके रिटर्न एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तीनों क्लासेस चल रही हैं। जीएस की क्लास चल रही है, आपकी हिंदी और निबंध की क्लासेस चल रही हैं, और आपके पेपर थर्ड यानी यूपी फाइनेंशियल हैंडबुक की क्लास चल रही है। और तीनों की क्लासेज आपकी इतनी कंप्लीमेंट हैं, इतनी कोरिलेटेड हैं कि आप क्लास एक बार करके देखेंगे कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना, 50 गुना और 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप अब तक इस क्लास के साथ नहीं जुड़े हैं तो इंतजार मत कीजिए। बेवजह अगर फॉर्म भर दिए भीड़ बढ़ाने के लिए तो कोई बात नहीं है, भीड़ तो है, बढ़ेगी, लेकिन सिलेक्शन तो उसी में से होगा ना जो इस कंपटीशन में हमारी स्ट्रेटजी के साथ जुड़ा है। सभी 38 पदों पर आपको आना है, तो आइए और आज और अभी तुरंत देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत क्लास के साथ जुड़ जाइए। हाँ, और आपको बता दें, इस पूरी क्लास में आपको फुल पीडीएफ नोट्स मिल रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसा पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको मिल रहा है। पेपर थर्ड जो आपको बहुत टफ लगता है, बड़े ही सरलतम तरीके से पेपर थर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है। बस आप आइए, ज्वाइन कीजिए और क्लास का आनंद लीजिए। ऑफिस में आनंद लेते रहिए क्लास का, रास्ते में चल रहे हैं क्लास का आनंद लेते रहिए। आप देखेंगे कि आप सचमुच पूरी क्लास का आनंद ले लिए हैं। आते हैं, शुरुआत करते हैं मित्रों। परीक्षा कब हो सकती है? परीक्षा आपकी अप्रैल में होगी, इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का समय है। लगभग आपके पास आज की डेट से 120 प्लस डे है। मतलब आज की डेट से अगर आप देखें तो लगभग आपके पास 100 प्लस 110 के आसपास, 120 के आसपास आपके पास दिन है जिनको आप कैच कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके तीनों पेपर की तैयारी होनी चाहिए। जीएस फर्स्ट आपका 100 अंक का है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पेपर थर्ड के लिए आपने हजारों रुपए की किताबें आपने खरीद लिया है, बेवजह खरीद लिया, हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे।
खत्म भी नहीं कर पाएंगे, एक भी किताब नहीं खत्म कर पाएंगे, पूरी नहीं हो पाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपको उसकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी, आंसर कहाँ से प्रश्न पूछेगा उसको कोरिलेशन नहीं आएगा आपका। इसलिए बेवजह किताबों के जंजाल में मत फंसिए और तुरंत क्लास के नोट्स को सहारा लीजिए, फुल क्लास नोट्स पूरी क्लास के साथ लीजिए। पेपर फर्स्ट में पूरा जीएस का सभी पोर्शन आप पर ध्यान देना है। आपका संविधान, इकोनॉमी, भूगोल, इतिहास, साइंस, करंट अफेयर्स। अब आपको यहां से करंट अफेयर्स देखते रहना होगा। आप जनवरी महीने से आप करंट अफेयर्स देखना शुरू कर देंगे, करंट अफेयर्स पर भी आपको ध्यान देना होगा। पूरा सभी पोर्शन आपका जीएस का जब स्ट्रांग रहेगा तब आप 200 अंक में से आप 70% मान करके चलिए कि आप जो है अगर आपको क्वालिफाई होना है तो 60% का टारगेट आपको रखना है। मतलब आप 300 के आसपास का आंकड़ा रखिए। अगर आपको अच्छी रैंक लेना है तो आपको वो आंकड़ा बनाना पड़ेगा। बाकी भीड़ है, 6,500 लोग फॉर्म भरे हैं, आप भी उसमें से भरे होंगे। लेकिन नहीं, जो होशियार है, जो समझदार है, जिसको अपनी सेवा को बदलने का जुनून है, वो इंतजार नहीं कर रहा है, आ गया डीपीआईएस के साथ। अगर जुनून है आप में भी, मत इंतजार की दीजिए। बाकी तो राजकाज है, चलता है, चलता रहेगा। तो जीएस पर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, प्लस आपका हिंदी और निबंध आपको कमांड बनाना है। कब होगा? जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जब आप इस पर पूरा अभ्यास करेंगे। पूरी फुल आंसर राइटिंग आपको एक साथ मिल रही है, डीपीआईएस पर मिल रही है, देवप्रयागम आईएएस पर मिल रही है। तो पूरा हिंदी निबंध 6 निबंध तैयार करवा देंगे, वही 6 निबंध में से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल आ जाइए और इसको आप कमांड बना लीजिए अपना। तो दोनों पेपर आपका ये स्ट्रांग रहेगा और टारगेट यही रहेगा कि 60+ अंक आपका इसमें होना चाहिए और टारगेट है इसके नीचे रहेगा नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 70%, 80%, मतलब आप 100% करके आएंगे अच्छी राइटिंग के साथ, तब आप 60% के आसपास पहुंचेंगे। इसलिए 60% से 70% आपको जो है इंटरव्यू देने के लिए लाइन लिख दिया जाएगा, यस यू आर क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। तो ये होगा, इसलिए आपको अभ्यास करना होगा। पेपर थर्ड आपके लिए निश्चित रूप से क्या है? चुनौतीपूर्ण है। इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आप दिन रात पेपर थर्ड के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ? अपने विभाग में। आपका विभाग इसी पर काम करवा रहा है आपको। तो पेपर थर्ड आपके लिए चुनौतीपूर्ण है तो ये 100 अंक का ही। देखिए यहाँ दोनों का अंतर है। यहाँ की मेहनत आपको रंग ले आएगी, लेकिन ये भी रंग लाएगी। यहाँ आप अच्छा कर लेंगे तो आपको 80 से 85% नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है, अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। आप क्यों ना इस पर मेहनत कीजिए। मोटी मोटी किताबों से काम नहीं चलेगा। रख लिए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा। स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन करके ही आप क्या कर सकते हैं? आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात का है? क्योंकि आपका समय सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? अपने ऑफिस में। ऑफिस के बाद फिर सोचते हैं इसके पद पर चर्चा करने में चला जाता है। पता नहीं, आप जानते हैं कि पद का जो वेतनमान है, हाँ ध्यान रखिएगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी भी विश्वविद्यालयी सेवा के अंतर्गत सहायक कुल सचिव के पद को अभी भी राजपत्रित में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी ये क्या है? किसी भी राजपत्रित पद से कम नहीं है ये। और भी आप अपने कार्यालय में कार्य करते भी हैं, थक जाते हैं, फिर भी आपको डांट सहनी पड़ती है। आपको वेतन भी आपको कम मिलता है, डांट भी सहते हैं, और सुबह आ जाते हैं, शाम तक आप लगे भी रहते हैं, फिर भी आपको कोई सम्मान नहीं है। सेवा ऐसी चुनिए जहां आपको सम्मान हो। हाँ, 2 पैसा कम हो नहीं, 2 पैसा ज़्यादा ही मिलेगा, सम्मानजनक पद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बौद्धिक हैं। अगर आपको बौद्धिक परिचर्चा में शामिल होना है, आपको बौद्धिक लोगों के बीच रहना है, पढ़े लिखे लोगों के बीच रहना है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? राज्य विश्वविद्यालय की सहायक कुल सचिव परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, बाकी तो आप पैसा कमा सकते हैं, आप स्टेटस बना सकते हैं,
लेकिन यहाँ के स्टेटस में और अपनी जॉब के स्टेटस में अंतर रहेगा। आप कब डांट दिए जाए, आप कब मंत्री आ जाए, मंत्री आपको आए और डांट पर के चला जाए। राज्य विश्वविद्यालय क्या है? ऑटोनॉमस संस्था है, विश्वविद्यालय अधिनियम से संचालित हो रहा है। वहाँ मंत्री संतरी की मजाल नहीं कि आपको आकर के डांट देंगे। हाँ, सबका मालिक एक है, वहाँ आपको वहीं से कुछ होगा, लेकिन ये शासन का हस्तक्षेप तो रहता ही है। फिलहाल आपकी सेवाएं हस्तक्षेप से मुक्त हैं, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है, आप शानदार तरीके से जीवन यापन करेंगे। आपको 4 से 5 साल का इंतजार रहेगा सहायक कुल सचिव, जो कि सम्मानजनक पद है। अब आप यहाँ पर भी मान करके चलिए कि सहायक कुल सचिव आप हैं, आपका लगभग 70-75 हज़ार रुपये आपको वेतन मिल रहा है, तो शानदार है, कोई खराब नहीं है। 4-5 साल बाद आप क्या बन जाएंगे? आप डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाएंगे, उप कुल सचिव बन जाएंगे, तो डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाएंगे, बहुत शानदार आपको मिलेगा। हो सकता है आप थोड़ा सा कुछ मेहनत कृपा हो गई तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार होते हुए आपके यहाँ पद खाली हो गया, आप रजिस्ट्रार का भी चार्ज ले रहे हैं, फिर तो आप आंकड़े वाले हैं ही। ये है, तो लगभग 4-5 सालों बाद में आपका प्रमोशन कहाँ होगा? सीधे 6600 पे ग्रेड पर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पोस्ट 5400 पे ग्रेड पर की नहीं है अभी तक। इसको 5400 पे ग्रेड में, हाँ, इसका अगर वो कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये 5400 पे ग्रेड से ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन चूंकि अभी किया नहीं गया है, इसलिए 4800 से सीधे 6600 पे ग्रेड में पहुंच जाती है। तो आप सीधे 6600 पे ग्रेड में पहुंच जाएंगे। 6600 पे ग्रेड में पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आप सीधे 7600 पे ग्रेड में पहुंच जाएंगे। जहां से आपको रिटायर होना है वो आपका है रजिस्ट्रार का पद है, और रजिस्ट्रार का पद विश्वविद्यालय का सबसे पावरफुल पद होता है। वीसी और रजिस्ट्रार यही दो क्या होते हैं? विश्वविद्यालय का संचालन करवाते हैं। तो आप अगले 10 सालों में आप रजिस्ट्रार बन जाएंगे, इतना कन्फर्म है। तो रजिस्ट्रार जब बन जाना है 10-12 साल में, तो फिर आप मेहनत क्यों ना करें और आप सहायक कुल सचिव से सीधे कुल सचिव बन जाएंगे, उप कुल सचिव, बाया उप कुल सचिव, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बाया उप कुल सचिव आप बन जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे? ये आपके सेवा का चार्म है, ये आपके इस सेवा को आपके करियर से जोड़ रहा है। आप जानते हैं कि अभी कई राज्य विश्वविद्यालय में अभी ढेर सारे राज्य विश्वविद्यालय स्थापित भी हो रहे हैं, तो और वैसे भी रजिस्ट्रार का पद खाली पड़ा है। एडीएम रैंक के जो अधिकारी हैं, एडीएम, उनको जो है, उनको जो आपके यहाँ सहायक आयुक्त भी उनको कहा जा रहा है, सहायक आयुक्त के रूप में भी जो लोग हैं, उनको जो राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त दायित्व दे दिया गया है। अब आप सीधे आपकी रैंक क्या हो जाएगी? आपकी रैंक सीधे एडीएम रैंक के अधिकारी की हो जाएगी। तो इसलिए आइए और डीपीआईएस के साथ, डीपी पांडे के साथ, देवप्रयागम के साथ आप अपने सहायक कुल सचिव बनने का सपना पूरा कीजिए। तीनों पेपर पर आप अपनी कमांड बनाइए। किसी एक पेपर के सहारे रहेंगे तो आप लटके रहेंगे। तीनों पेपर क्वालिफाई करके पहुंचेंगे आप कहाँ? इंटरव्यू पहुंचेंगे। फिर इंटरव्यू में तो फिर वही आएगा जो बताया जाएगा, जो आपके साथ चर्चा की जाएगी, वही पूछा जाएगा। वही पूछा जाना मतलब जो हमारी बुकलेट है इंटरव्यू की बुकलेट तो आप जानते हैं 2008 से लेकर अब तक रामबाण बनी हुई है। वो आपके लिए रामबाण रहती है हर इंटरव्यू के लिए, यूपीएससी से लेकर के और राज्य पीसीएस तक। तो वो आपके लिए क्या है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इससे पहले आपको क्वालिफाई क्या करना है? अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। इस रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप तीनों पेपर पर अपनी कमांड जरूर बनाएं। थर्ड पेपर पर आपके लिए समस्या है। ढेर सारे लोग कहते हैं कि सर नोट्स मिल जाता तो अच्छा रहता। नोट्स मिल जा रहा है, लेकिन नोट्स से आप कुछ कर नहीं पाएंगे। नोट्स आप लीजिए, लेकिन आपको तो उतने ही शुल्क में, उतने ही समय में आपको वो भी मिल जा रहा है, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? चलिए, फिलहाल आज की क्लास रहेगी शासकीय अग्रिम और ऋण की रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे क्या होता है शासकीय अग्रिम, होता क्या है, क्या जाता है, क्या जरूरत पड़ेगी इसको देने की, अग्रिम क्यों दिया जाता है, लोन क्यों दिया जाता है, ऋण क्यों दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी को ये क्यों मिलता है। ये किसी भी राज्य या सरकार का जो आत्मा होती है उसके कर्मचारी होते हैं। यदि कर्मचारी एफिशिएंट हैं, प्रोडक्टिव हैं,
तो सरकार भी प्रोडक्टिव होने की, किसी भी सरकार के प्रोडक्टिव होने के लिए, एफिशिएंट होने के लिए, यानी उसकी कार्यकुशलता, उसकी प्रभावशीलता और उसकी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसका कर्मचारी क्या हो, वो कार्यकुशल हो, वो प्रभावशाली हो, वो उत्पादकीय हो। ये कब होगा? जब वो अपने सारे लायबिलिटीज से मुक्त रहेगा। उसका केवल और केवल काम होगा कि अपने शासन में, अपने प्रशासन में, अपने प्रशासनिक विभागों में वो अपना संपूर्ण योगदान कर सके। इसलिए क्या किया जाता है, योगदान और प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाने पर बल दिया जाता है। राज्य का वित्तीय सिद्धांत यह है कि राज्य सदैव अपने कर्मचारियों के लिए उनके योगदान के अनुकूल प्रतिफल प्रदान करेगा। इसीलिए योगदान और प्रतिफल के सिद्धांत के आधार पर ही कर्मचारी की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी निर्धारित होती है। तो अगर आपको एफिशिएंट बने रहना है, प्रोडक्टिव बने रहना, तो जो आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो आपके वेतन से पूरी नहीं हो पाती हैं, आपके भत्तों से पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए सरकार को क्या करना होता है, सरकार इसके लिए अपने फाइनेंशियल रूल में क्या किया है, समय समय पर अपने शासनादेशों में ऐसे प्रावधान करती है कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ एडवांस दे देती है। एडवांस क्या है? एक वित्तीय सहायता है, एक फाइनेंशियल हेल्प है। किसका? एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयज के लिए। कोई भी एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या देना चाहता है? वो देना चाहता है कि वो जितना योगदान कर रहा है उससे कहीं अधिक उसको प्रतिफल मिले, जिससे वो हमारे संगठन को छोड़ करके किसी दूसरे संगठन में ना जाए। इसलिए ढेर सारी सुविधाएं देता है, ढेर सारी कार्मिक सुविधाएं देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुविधा क्या होती है? क्योंकि हर कर्मचारी की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। हर कर्मचारी को अपने जीवन में सामान्य जीवन निर्वाह करने के अतिरिक्त जीवन में क्या करना होता है? जीवन में बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, बच्चों की शादी विवाह करना होता है उसी सरकारी नौकरी के पीरियड में ही, और मकान खरीदना होता है, ऑफिस से घर आने जाने में अपना थोड़ा सा स्टेटस मेंटेन करने में वाहन खरीदना होता है। अब तो आप जानते हैं लैपटॉप का जमाना आ गया है, ढेर सारे समय समय पर लैपटॉप अगले जो है अर्लीस्ट वर्जन के आपको लैपटॉप लेने होते हैं। तो इन सभी के लिए सरकार ने अपने वित्तीय रूल के अंतर्गत आपको क्या उपलब्ध कराया है? कुछ अग्रिम और ऋण रियायती दरों पर आपको ऋण सुविधा दी गई है, और आपको दी गई है क्या? अग्रिम की सुविधा दी गई है, जिससे आप समय समय पर अग्रिम की सुविधा का उपयोग कर सकें और ऋण का उपयोग कर सकें। और इसके माध्यम से आप क्या कर लें? इसके माध्यम से आप अपने जीवन की आवश्यकताओं को आप पूरा कर रखें। और जब ये आवश्यकताएं पूरी होंगी तो आप क्या करेंगे? आप संगठन में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। आपकी पूरी इफिशिएंसी किसके प्रति होगी? आपके संगठन के प्रति रहेगी। आप समर्पित रहेंगे किसके प्रति? अपने संगठन के प्रति समर्पित रहेंगे। तो वो समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं? आप संगठन में अपना संपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो इस संपूर्ण योगदान के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इसी पर ध्यान देना होगा, और सरकार आपको क्या करेगी? ये उपलब्ध कराएगी। अब शासकीय अग्रिम के अंतर्गत आपको सरकार देती क्या है? अगर आप देखें तो वित्तीय हस्त पुस्तिका में आपकी जो फाइनेंशियल हैंडबुक है उसमें प्रस्तर 242 से 254 तक, प्रस्तर 242 से प्रस्तर 242 से 254 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है, और इसके तहत सरकार द्वारा ढेर सारे शासकीय अग्रिम का प्रावधान किया है, जो आपको क्या करती है? वित्तीय नियम संग्रह के प्रावधानों के अधीन आपके विभाग का जो विभागाध्यक्ष है, सचिव है, उसकी अनुमति से कुछ अग्रिम आपके विभागाध्यक्ष, आपके प्रमुख, जो आपके विभाग के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं उनसे होता है, और कुछ आपके सीधे सीधे कार्यालय अध्यक्षों से मिल जाता है। तो इसमें आपको ढेर सारे अग्रिम आपको लेने होते हैं। आप सबसे पहले लेते हैं भवन अग्रिम। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भवन अग्रिम के तहत आप क्या क्या लेते हैं?
भवन की खरीदारी के लिए अग्रिम लेते हैं। भवन अग्रिम कई प्रकार का होता है, आप देखते हैं। सबसे ज़्यादा तो आप लेते हैं कि भवन के खरीदारी के लिए, मकान खरीदने के लिए, या फिर भवन निर्माण आपने ले लिया, किसी तरह की जमीन ले लिया आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, भवन निर्माण के लिए लेंगे। मान लिया आपने भवन खरीद लिया है, भवन निर्माण भी होगा, तो समय समय पर फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको उसकी मरम्मत के लिए, आपको लेना होगा। या फिर उसका आप विस्तार करना चाहते हैं, एक मंजिल था, अब आप उस पर परिवार भी बढ़ रहा है, तो उसको आप 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको उसका स्वरूप ढांचा बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको वेल मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके मरम्मत के लिए, उसके विस्तार के लिए भी आप क्या करते हैं, अपने विभाग से आप मांग करते हैं, किसकी, अग्रिम की। भवन अग्रिम आपको आप मांग करते हैं और आपका विभाग आपकी जांच करता है आपके प्रार्थना पत्र की। यदि आप उपयुक्त होते हैं तो आपको भवन अग्रिम की अनुमति प्रदान की जाती है। कैसे उपयुक्त होते हैं, इन सभी के बारे में, क्या शर्तें हैं इसकी, सब बताएंगे आपके साथ, इसलिए पूरी क्लास के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी और आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। यही नहीं, आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए तो आज अभी तुरंत निर्णय ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। वो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो इंतजार मत कीजिए, आइए तुरंत एडमिशन लीजिए और निर्णय लीजिए। तो ये आपका भवन अग्रिम हो गया, इन सभी के लिए विस्तार के लिए आपको मिल गया, भवन विस्तार के लिए हो गया, ठीक, खरीदारी के लिए हो गया, भवन अग्रिम हो गया आपका। फिर आपका होता है वाहन अग्रिम होता है। अब वाहन अग्रिम में आप कार ले रहे हैं, कार लोन हो गया आपका, कार एडवांस हो गया, आप कार ले रहे हैं, आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं, आप स्कूटर ले रहे हैं, स्कूटी ले रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल ले रहे हैं, तो ये चीजें हैं, आपको अपने विभाग से वाहन अग्रिम प्राप्त हो जाता है। वेतन अग्रिम, वेतन अग्रिम आपको दिया जाता है जब आप कहीं आपका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो आप 1 महीने का एडवांस ले लिए, 2 महीने का एडवांस ले लिए, 3 महीने का एडवांस ले लिए, जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसी आपकी आवश्यकता है। आपने वेतन एडवांस के लिए अप्लाई किया, अगर आप उसके सभी मानकों को, शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको वेतन अग्रिम दे दिया जाएगा। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आपको अपना जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई आपको ट्रेनिंग चाहिए, सेल्फ ट्रेनिंग चाहिए, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आप वेतन एडवांस जो है वेतन अग्रिम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। वेतन अग्रिम ले सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप अग्रिम ले सकते हैं आप। अब आप इसके लिए कंप्यूटर अग्रिम ले सकते हैं, कंप्यूटर अग्रिम आपका हो जाएगा, लैपटॉप अग्रिम हो जाएगा, मोबाइल उसी के उसमें आप मोबाइल भी ले सकते हैं, मतलब वो है नहीं इसमें, लेकिन लोग लेते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है आपके पिछली परीक्षाओं में, वो भवन निर्माण अग्रिम के लिए पूछा गया है, भवन क्रय अग्रिम के लिए पूछा गया है, ठीक है, वेतन अग्रिम के लिए पूछा गया है। तो ये है आपका 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चिकित्सा अग्रिम आपका हो सकता है, तो ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको शुरू करना है, देखना है कि कैसे, क्या क्या शर्तें हैं इसकी, इनकी शर्तें क्या क्या हैं, शर्तें क्या हैं, जो एम्प्लॉइज लेने जा रहा है क्या वो सभी योग्यताओं को धारण करता है, तो शर्तें हैं, जो योग्यता हैं क्या उसको धारण करता है,
अगर धारण करता है तभी वो इस अग्रिम का लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो मित्रों, इस पर फुल क्लास, फुल नोट्स आपका उपलब्ध है, और ऐसे ही अगर आप तैयारी करके चलते हैं तो क्या होगा, फिर आप एक एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो आपके लिए 80% पाना टफ नहीं है, आसानी से आप पा सकते हैं। इसी प्रकार से आप जीएस और यहाँ पर भी आप मान करके चलिए कि 60% का आंकड़ा बना करके चलिए, लगभग 60%, 50% के नीचे अगर गए तो चले गए, फिर अगली परीक्षा का इंतजार कीजिए जब आपके पास 5-6 साल बाद, 10 साल बाद जब आएगी। जरूरी नहीं कि हर साल ये वैकेंसी आए, कई कई सालों बाद आती है। आप देख रहे हैं कि लगभग 6 सालों बाद आई है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना होगा, जिससे कि आप 2025 में आप क्वालिफाई कर जाएं, आपकी सर्विस बदल जाए और आप भी एक विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत संचालित ऑटोनॉमस सेवा क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए उत्तुर हो जाएं। आपकी क्षमताओं का वास्तविक आकलन यहीं पर होगा, वहाँ पर नहीं, क्लरिकल जॉब में नहीं। आप लगे हुए हैं दिन भर किसी और के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप पठन और पाठन भी कर सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो मित्रों, इसीलिए आपको देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़ जाना चाहिए, डीपीआईएस के साथ जुड़ जाना चाहिए, और अपनी तैयारी को आपको धारदार बनाते हुए प्रतिस्पर्धा में टॉप गियर लगाते हुए आपको आगे की सीट पर बैठे रहना चाहिए। तो इन सभी के लिए आप आइए देवप्रयागम के साथ जुड़िए, डीपीआईएस के साथ जुड़िए और डीपी पांडे के साथ जुड़िए। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, देवप्रयागम ऐप, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं की डेट को देने में, क्योंकि परीक्षाओं की डेट भी जल्दी आने वाली है, वो सब भी आपको इसी से प्राप्त होगा। तो आपके लिए 2025 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास को पूरा करते हैं। अगली क्लास में फिर हम इसको डिटेल आपके साथ चर्चा करेंगे, भवन अग्रिम पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तब तक, जब तक कि अगर आप ऐप में अभी तक नहीं आ जाते हैं, बाद में इसको पाएंगे, लेकिन अगर आप तुरंत नामांकित हो जाते हैं तो ये सारे टॉपिक आपको तुरंत मिल जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे, इधर आपने अपना बटन दबाया, उधर आपका बटन दब गया और आपके साथ शुरू हो गए डीपी पांडे बोलना। तो ये चीज़ें हैं, आइए और इंतज़ार ना कीजिए और तुरंत ज्वाइन कीजिए डीपीआईएस को।